तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों में अच्छा कौन लगता है? अच्छा इसमें क्या लगना है, हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है। दोनों में से किसी से कुछ नहीं होने वाला है। मैम, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में बिहार के भविष्य किसमें देखते हैं? दोनों में कोई भविष्य नहीं है बिहार का। दोनों अपने अपने एजेंडे पे चलते हैं। कन्हैया कुमार का क्या उद्देश्य है वो सब पूरे देश ने देखा। पहले कांग्रेस के खिलाफ रहे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, देसी के साथ गद्दारी की बात वो करने लगे, तो उनको कौन अपनाएगा? आप ही बताइए ना। राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, जब भी बोलने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जबरदस्ती लोग नेता बनाए हुए हैं उनको। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। लालू प्रसाद यादव के बारे में 5 लाइन सोचना पड़ेगा। जिस विभाग में भी वो गए उसमें उन्होंने विकास का डंका बजाया, ये एक बड़ी बात है उनके साथ। वो तो जिस समय राजनीति करते थे तो हम लोग छोटे थे, 7 साल 8 साल के थे जब उनका झंडा लेकर हम लोग लोकदल का घूमते फिरते थे। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे, लालू यादव जी से भी सीनियर थे। जेडीयू प्रवक्ता पद क्यों छीना गया आपसे? फिर बहुत सारी नौकरियां दी गई महागठबंधन के सरकार में। तेजस्वी यादव कहते हैं इनको नौकरी हमने दिया है। तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। देखिए, वो तेजस्वी यादव जी के नाम से अगर लालू यादव जी का नाम हटाया जाए तो अपना तो उनका कोई ये है नहीं। एक राजनीतिक घटना हुई जिसमें तेजस्वी यादव जी के साथ आदरणीय नीतीश जी की सरकार बन गई। प्रोसेस चल रहा था, उसी बीच ये हो गया। तो ये तो वही बात हो गई कि बनी बनाई रोटी को जुड़ियाने का काम कर दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा। हमारे साथ डॉक्टर सुहेली मेहता हैं जो कि पटना विश्वविद्यालय के होम साइंस डिपार्टमेंट की पीजी हेड हैं और वर्तमान में अभी इनका चयन हुआ है पटना विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के पद पे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैम, आपका पॉलिटिकल कैरियर फिलहाल नीतीश जी के साथ था, चुनाव भी आप अभी वर्तमान एनडीए गठबंधन के टिकट पे ही लड़े थे और हम भी आपको जाने जेडीयू प्रवक्ता के पद से। मैम, तो सवाल है कि जेडीयू प्रवक्ता पद क्यों छीना गया आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो एक प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आना हुआ 2013 में भारतीय जनता पार्टी में ही हम ज्वाइन किए थे और लगभग 6 महीना 7 महीना संगठन में काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही एक उपचुनाव हुआ था 2014 में। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सीट सहित कैंडिडेट के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी से हमें परबत्ता विधानसभा चुनाव में हम खड़ा किया था। वो खाली हुआ था। अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, तो उन्हीं के वही खाली किए थे उस समय में। तो उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था तो उसमें हाँ एमपी का इलेक्शन था, उसके 7-8 महीने पहले खाली हुआ था। तो उसमें उपचुनाव के रूप में हम वहाँ परबत्ता में विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे, जिसमें हमें लगभग 48,000 वोट लाकर और चुनाव हम हार गए थे। और उसके बाद से फिर कुछ महीने लोक जनशक्ति पार्टी में हम थे, काम किए थे। ऐसी क्या कमियां रह गई थी चुनाव में जो आप चुनाव हार गई? नहीं, कमियां नहीं। हम फर्स्ट बार हम चुनाव लड़े थे, चूँकि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में हम आए ही थे 2013 में। तो अब चुनाव हारने का कई कारण होता है, वो तो जनता वोट करती है। जनता का जो उनका परसेप्शन है अपने नेता के प्रति वो क्या होता है। चुनाव में कई तरह के समीकरण होते हैं, तो जनता मालिक है। जनता जिसको चाहती है हराती है, जनता जिसको चाहती है जिताती हैं। तो फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे, 48,000 वोट हमें आए, इसका मुझे बहुत गर्व था। चुनाव हारना एक दूसरी चीज़ है, चुनाव में खड़े होकर पहली बार और 48,000 वोट लाना ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण हम और ज़्यादा उत्साहित हुए कि इतने कम दिनों के राजनीतिक जीवन में जनता ने हमें एक्सेप्ट किया, 48,000 जनता ने एक्सेप्ट किया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मैम, लोजपा कब छोड़े आप?
2015 में ही लगभग हम छोड़े नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण राजनीतिक रूप से स्थिर हो गए। अच्छा, पॉलिटिक्स से ही आप? हाँ, थोड़ा सा स्थिर हो गए क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हम प्रोफेसर हैं हम, तो हमारी इधर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न था, तो हम थोड़ा सा रेस्ट, लगभग समझिए कि राजनीतिक रूप से सिर्फ जनता से हम कनेक्ट थे। बाकी पार्टी के मामले में जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़रूर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, और चूँकि हमारा घर भी है वहाँ पर, तो राजनीतिक रूप से एक्टिव थे, लेकिन पार्टी के मामले में हम थोड़े स्थिर हो गए थे। जेडीयू में कब आया? जनता दल यूनाइटेड में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई, और सरकार के पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी और शराबबंदी की घोषणा हुई तो हम उनके इस फैसले से बहुत प्रभावित हुए और हम उनके साथ आए जनता दल यूनाइटेड में। उसके बाद तुरंत फिर दहेज प्रथा पर एक आंदोलन चला, उसमें हमने काफ़ी बढ़ चढ़कर उनके रैलियों में, उनके ह्यूमन चेन जो गांधी मैदान से शुरू हुआ था और पूरे बिहार में, तो उसमें हम काफ़ी एक्टिव थे, और उनकी नीतियों के कारण शराबबंदी हुआ या दहेज प्रथा, जितने भी सामाजिक सरोकार के जो आंदोलन थे उसमें हमने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैम, नीतीश कुमार के काम को और व्यक्तिगत नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं जी। ऐसा क्या रीजन था कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा, और सबसे पहले आपको प्रवक्ता पद से क्यों हटाया गया? कुछ अंदरूनी कन्फ्यूज़न था, शीर्ष नेतृत्व को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, अब उसी में कुछ इस तरह की बातें हुई, हमें तो कुछ पता चला नहीं, लेकिन पार्टी का निर्देश था, उसका मैंने पालन किया। पार्टी ने प्रवक्ता से हटाया, मैं प्रवक्ता से हट गई, इस तरह की परिस्थितियां आई। मैम, प्रवक्ता पद से हटने के बाद आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की गए थे, बिल्कुल। क्या मुलाकात के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला? नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हम सारी महिलाएं उन्हें अभिभावक मानते हैं, तो किसी भी तरह की समस्याएं होंगी तो निश्चित रूप से उनसे भेंट करेंगे, उनसे बातें हुई। अब उनकी भी कुछ होगी मजबूरी, वैसी क्या है, अब अंदर में बहुत चीज़ों को समझते हुए भी नहीं समझना होता है और नहीं समझते हुए भी समझ जाना होता है, तो ऐसी बात नहीं थी। हमने सब दिन पार्टी में रही, नहीं रही, उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मानी, चूँकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। 50% आबादी का हम लोग एक प्रोफेशनली भी हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी नीतियों की सराहना करते हैं और उनके इस नीति के साथ हम लोग रहते हैं। मैम, आप मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाने आप मनार गई थी, क्या ये रीजन था कि प्रवक्ता पद से आपको हटाया गया? क्योंकि वो बताया ना कि क्या रीजन था, बताया ना कि क्या रीजन था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले भी पार्टी ऑफिस में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का जन्मदिन हम महिलाओं ने धूमधाम से मनाया था। तो अब क्या कारण था ये मैं बहुत बता नहीं सकती, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको सूट करता है उसके अनुसार लोग काम करते हैं, और पार्टी में कई लोग रहते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं, वो तो बिहार देखते हैं, लेकिन उनके अलावे बहुत लोग रहते हैं, अब उन लोग के मन में कुछ होगा। मैम, क्या पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गई है पार्टी? अब नहीं, ये तो अब देखिए, किसी भी पार्टी के बारे में हम ये चीज़ कैसे बता सकते हैं कि किसने हाईजैक किया किसने नहीं। हम अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ज्वाइन किए उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है ये पार्टी, लोकतांत्रिक है पार्टी, इसमें परिवारवाद की कहीं कोई भूमिका नहीं है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात चल रही थी देश में कि इन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा 2014 में। तो उस टाइम में ही 2014 में तो चुनाव हुए थे, 2013 में जब चर्चा होने लगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी का चेहरा बनाना है, बनाया जा सकता है, कई जगह से प्रपोजल था और उसकी चर्चा चल रही थी, तो उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना
कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो इस देश की रक्षा कर सकते हैं। जिस ओर देश जा रहा था उस ओर जाने से इस देश को वही बचा सकते थे। तो बस मैंने अपना एक कदम और बढ़ाया और इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैम, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी? बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी कह कर गए हैं और हमारी पूरी पार्टी इस चीज़ को बार बार कहती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर बिहार में चुनाव होंगे। चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला खेल तो यहाँ भी नहीं हुआ। अभी तक हुआ है क्या? पिछले चुनाव महाराष्ट्र में हुआ होगा, बिहार में तो नहीं हुआ है ना। पिछले बार आपने देखा मंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो वही निश्चित रूप से अभी भी हैं मुख्यमंत्री। मैम, भाजपा में, बिहार भाजपा में अगर ऑप्शन होता है तो सबसे बड़ा नेता आप किनको मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बिहार बीजेपी में, हाँ ठीक, भारतीय जनता पार्टी जो बिहार भाजपा है या पूरे देश की भाजपा है, इसका हर कार्यकर्ता हर पद के लायक होता है। इसलिए इसमें चेहरा नहीं देखा जाता है कि सबसे बड़ा चेहरा हम किनको मानते हैं। पार्टी जिसको चेहरा बना देती है बस हम पूरे कार्यकर्ता उनके साथ चल देते हैं। मैम, आप बोले कि शराबबंदी से हम प्रेरित होकर के आप नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन किया। बिल्कुल। क्या शराबबंदी बिहार में सफल है? देखिए, सफल तो है, इसलिए हम कहेंगे कि जिस चीज के कारण शराबबंदी की घोषणा की गई, कानून बार-बार ये कहते हैं कि जहां आप दारू खोजेंगे वहां दारू मिल जाएगी। बस पहले था कि जो 5 साल मिलता था, प्रशांत किशोर जी को मिल जाता होगा, हम लोग को तो नहीं मिलता है, उनको मिल जाता होगा तो अपना कहते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया, महिलाओं पर अत्याचार, बाल बच्चे को नहीं देखना, शराब पीकर घर के सारे पैसे को उड़ा देना, समाज में एक अत्याचार का, लड़कियां सुरक्षित नहीं। आप ऑटो चलाने वाले को देखते तो वो भी शराब पी के ऑटो चलाते रहते थे। कोई बगल से गुजर रहा है तो वो भी, चूँकि शराब पीने के बाद लोग अपने आप में नहीं रहता है, नहीं चाहते हुए भी वो अनियंत्रित रहता है। तो जो उसका साइड इफ़ेक्ट था शराब पीने का, शराब पीना बड़ी बात नहीं थी, शराब पीने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट था उससे हमारा समाज प्रभावित हो रहा था। तो उस उद्देश्य की तो पूर्ति निश्चित हो रही है। हम तो ग्रामीण लोग भी हैं, गांव में भी रहते हैं। मेरे घर के बगल में लड़ाई झगड़ा होता था, रोज दिन रात में आए और पत्नी से लड़े, बच्चों से लड़े, जो खुलेआम दारू पी करके लोग रोड पे। तो समाज का उद्देश्य तो यही है, समाज को शांति से रहने देना है, महिलाओं को शांति से रहने देना है। आज देखिए, महिलाएं खुशहाल हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, खाना पीना अच्छा खा रही हैं। जो शराब में पैसे खर्च होते थे वो दूध में, सब्जी में और बच्चों के लिए किताब कॉपी में खर्च हो रहे हैं। उसके पिता समय पर आते हैं, अपने बच्चों पर टाइम देते हैं। नहीं तो शराब का जब दौर था तो जो शराब पीने वाले थे वो कभी समय से घर आते नहीं थे, बच्चों पर टाइम देते नहीं थे। तो हमारा समाज तो तभी सुधरेगा जब परिवार में एक खुशहाली रहेगी। मैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 5 काम बताइए जो आपको सबसे बेहतर लगता है। 2005 से लेकर अब तक उन्होंने बेस्ट काम किया है, 5 काम। बिल्कुल। सबसे पहला काम कि नगर निकाय और पंचायतों में महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण उन्होंने रखा, जिससे महिलाओं में एक राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन बाद में तो अब तो महिलाएं काफ़ी फर्राटे से बोलती हैं और अपने पंचायतों को चला रही हैं। पहला काम। दूसरा काम कि उन्होंने बेटियों के लिए साइकिल योजना चलाई। साइकिल योजना के कारण जो बेटी आधा किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद पैदल चल के स्कूल नहीं जा पाती थी और उसके कारण स्कूल छोड़ना पड़ता था, तो वो स्कूल जाने लगी, अपनी पढ़ाई पूरी करती रहीं। उसके साथ साथ पोशाक योजना, जो भी है, मतलब बेटियों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने किया। उसके बाद कन्या उत्थान योजना, जो समाज हमारा 50% आबादी जो इस पूरे सृष्टि की रचना कर रही है, लड़कियां, उसको जन्म लेने के पहले मार देते थे। सब नहीं मारते थे, लेकिन एक आप गांव घर में देखते कि बेटी होती थी किसी के घर में तो एक थोड़ा सा तो उदासी, मायूसी होती थी। बिल्कुल, मायूसी होती थी। तो कन्या उत्थान योजना के तहत माँ बाप के का जो भार था एक लड़कियों के प्रति, जिसको सोच के लोग कहते थे, उसको उन्होंने हटा दिया। जन्म के समय से लेकर, टीकाकरण से लेकर, उसके स्कूल में एडमिशन से लेकर, उसके बाद इंटरमीडिएट में, उसको इंटरमीडिएट करने के बाद
स्कॉलरशिप प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक में प्रोत्साहन योजना, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 की प्रोत्साहन राशि की योजना। तो इन सब योजना ने बेटियों को जन्म से लेकर और उनके पढ़ने तक ये हुआ। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। लड़कियों के नौकरी में बिहार के सभी नौकरियों में 35% आरक्षण, ये एक बहुत बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कि लड़कियां जब आत्मनिर्भर होंगी तो वो समाज पर अपने आप बोझ नहीं होंगी। आज आप देखिए जिस तरह से पहले शादी के लिए लोग परेशान रहते थे, लड़की के लिए कितना दरवाज़ा घूमते थे, उसके बाद लड़के वाले के दुत्कारने के बाद भी ज़बरदस्ती शादी करने के। आज देखिए ना, एक गरीब माँ बाप को भी उठाकर देखिए, उनका एक स्वाभिमान है कि नहीं, हम ज़बरदस्ती बेटी की शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियाँ आत्मनिर्भर हो गई हैं शिक्षित होकर। जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है तो कई सारी ऐसी योजना है, ये भी एक चौथा काम है नौकरी के अलावा, कि उनको स्किल डेवलपमेंट के बाद उसको अपना काम करने के लिए जो सब्सिडी के रूप में उनको पैसा मिलता है, लोन मिलता है 10 लाख रुपए तक का, मात्र 1% ब्याज पर उनको पैसा मिल रहा है। तो लड़कियां, और स्किल डेवलपमेंट के तहत भी कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लड़कियों को उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल कर और उसके बाद उस तरह के बिजनेस में लड़कियां लग गई हैं। तो ये काम भी लड़कियां काफ़ी कर रही हैं, तो आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, वो तो सबके लिए है, इसमें कहीं कोई न जाति है न जेंडर है, कुछ नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको 4 लाख की सुविधा सरकार दे रही है। 4 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। ठीक है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाइएगा तो 4 लाख नहीं ज़्यादा, लेकिन एक सहयोग तो ज़रूर मिल जाता है। बाकी अगर आप सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसके लिए 4 लाख रुपए काफ़ी हैं किसी लड़की या लड़के के लिए। तो इस तरह की बातें। उसके बाद जो बिहार 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, जिस बिहार में जब हमारी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2005 से पहले, बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, गांव को सड़कों से जोड़ो। तो उस सपने को अगर साकार किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही गांव में सड़क योजना उसका पूरा विस्तारित हुआ। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार आई तो इस पर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, नितिन गडकरी जी के हाथ में जब सड़क निर्माण विभाग आया, हमारे बिहार के जो मंत्री सड़क निर्माण विभाग में जो भी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के विज़न ने पूरे बिहार में अभी आप देखिए कि सड़कों का जाल बिछा है, पुल पुलिया आप देख ही रहे हैं। ये गंगा पथ बना पटना में, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि इस तरह का बिहार बन सकता है सड़कों के मामले में। तो ये सड़क भी हमारी एनडीए की सरकार ने ही बनाई। बिजली जो पहले 24 घंटे में 2 घंटे बिजली का हम लोग चेहरा देखते थे, पटना में तो ठीक है था, लेकिन ग्रामीण परिवेश जो था उसमें नहीं था। लेकिन आज देखिए कि 24 में 22 घंटे बिजली रहती है, 2 घंटा अपना ठीक है कटती है। तो इन सब चीज़ों को जब देखिएगा तो 5 क्या सैकड़ों काम है। आपने तो 5 ही काम गिनाया, अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय भी आपका एक लिमिटेशन है उसका। मैम, पिछले अभी बोल रहे थे कि पहले जब बेटी पैदा होती थी तो लोग मायूस होते थे। इसी पे क्वेश्चन है, पिता के विरासत का बेटा हकदार है या फिर बेटी हकदार है? नहीं, वो अब तो देखिए, अब तो संविधान में भी हो गया कि बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, और संविधान में शुरू से भी है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि जागरूकता के कारण, जो एक शिक्षा की जागरूकता आई, महिला सशक्तिकरण की जागरूकता आई, पंचायतों में उनको हिस्सा मिला, तो अब क्या है कि लड़कियों के माता पिता भी इस चीज़ के लिए जागरूक हो गए हैं। और अब स्वतः ही अब तो हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली तक में कम से कम कि अगर उनको 3-4 हैं लड़के हैं लड़कियां हैं तो वो बराबर का हिस्सेदार मानते हैं और वो हिस्से में उनको देते हैं। मैं पूछने का मेन रीजन ये था कि आपके पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलसीदास जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपके भाई आलोक मेहता हैं जो मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। पिता के नाम का कोई फायदा पॉलिटिक्स में मिला है या फिर आप जो कुछ हैं अभी अपने दम पे हैं? सभी हम अपने पिता के आशीर्वाद से हैं। हमारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया, हमें बनाया, उनके
उनके सोच, उनके विचारधारा के ही, उन्हीं के ऑरा में हम पले बढ़े हैं। उनके विचारों को, वो कैसे लोगों से मिलना होता है, कैसे लोगों के प्रति, कैसे गरीबों को किस तरह से उनके साथ रहना है, किसी कमज़ोर को किस तरह से उनको सशक्त करना है, तो ये सारी चीज़ें तो हम पिताजी से ही सीखे हैं। तो कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा, पिताजी का ही आशीर्वाद राजनीतिक है। रूप से फायदा मिला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से हमको सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, शुरू में जब अचानक हम राजनीति में लॉन्च किए तो उस समय कुछ कम लोग जानते थे कि ये उनकी बेटी हैं, लेकिन तुरंत बाद में फिर जानने लगे लोग कि ये तो उनकी बेटी हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिनकी हम पुत्री हैं वो एक बड़े समाजवादी, और हमें गर्व है अपने पिताजी पर कि उन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। जहाँ से भी वो चुनाव लड़ते थे, या इस बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो हमें काफ़ी गर्व है, और बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं स्वर्गीय तुलसीदास मेहता जी की बेटी हूँ और मेहनत करती हूँ। मेरे पिताजी ने सिखाया, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम पर नहीं होता है। तो हमने उनके विचारधारा को अपनाया और हम मेहनत करते हैं, साथ में पिताजी का भी आशीर्वाद है। मैम, आपके भाई, आपके भैया आलोक मेहता पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बट अब तक आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं गई हैं। नहीं, तो देखिए, राजनीति में बिल्कुल मतलब स्वतंत्र होकर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि क्या आपको बाउंडेशन थी पहले कि हाँ अभी आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना है? नहीं, ऐसा बाउंडेशन 18 साल के बाद तो किसी पर कोई बाउंडेशन होता नहीं है। हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जब इच्छा हुई तब हम राजनीति में आए। इसके लिए हमें किसी ने बांध कर नहीं रखा कि ऐसा करना है, वैसा करना है। न हमें किसी ने सिखाया, न हमें किसी ने विचार दिया कि आप इस पार्टी में जाइए या इस पार्टी की राजनीति कीजिए। मैं जिस विचारधारा से प्रेरित हुई, मैंने जिनको अपना नेता माना, मैं उनके साथ गई। यानी परिवारवाद की वजह से आप पॉलिटिक्स में नहीं आई हैं, आपके पिता जो थे उनका आशीर्वाद था, उनका सोच था। बिल्कुल, हर व्यक्ति को अपने पिता का आशीर्वाद होता है, और हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है कि हम क्या करना है। आपके पिता ने आपके सर पे हाथ रख के पॉलिटिक्स में नहीं लाया कि हाँ बेटी आपको ये पॉलिटिक्स करनी है, यहाँ ये? पिताजी ने हमें सब कुछ सिखाया कहने का मतलब मैं पिताजी को देखी सब कुछ। उनके विचार से मैं बहुत प्रभावित नहीं थी। कहना कि एक होता है कि हाँ बेटा डॉक्टर है तो चलो तुमको भी नहीं, डॉक्टर उस बनना तरह की बातें नहीं उस हुई। तरह की मेरी बात आपके माँ साथ नहीं थी? नहीं, मेरी माँ, हमारी शिक्षा मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। मेरी माँ गर्ल्स हाई स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल थी, और हम सारे भाई बहन जो पढ़ाई किए हैं अपने, क्योंकि पिताजी राजनीति में थे, जनता की सेवा में रहते थे, तो माँ ने ही हम सबको पढ़ाया। माँ प्रेरित की पढ़ाई के लिए। माँ ने हमें काफ़ी प्रेरणा दी कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खुद आत्मनिर्भर थी, तो उन्हें पता था कि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। और ये सही बात है कि हम आत्मनिर्भर थे। विश्वविद्यालय को मैंने ज्वाइन किया 2003 में। उसके बाद फिर जब समाज का प्रभाव पड़ता है, जब सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, तब मैंने राजनीति को ज्वाइन किया। इसलिए परिवार से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर राजनीति का परिवार से हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारा अपना डिसीजन है। मैम, आपके पिताजी स्वर्गीय तुलसीदास मेहता जी 15 से 20 लोग को हर चुनाव में आरजेडी से टिकट दिलवाते थे कुशवाहा समाज के नाम पे कि हाँ हम कुशवाहा हैं, कुशवाहा के नेता हैं, आपको इनको टिकट देना हो। नहीं, चूंकि बड़े, हाँ, क्वेश्चन ये है कि तो फिर क्या इसी चीज को आलोक मेहता कर पाते हैं जितनी दबदबा पार्टी में उनकी थी? अब इसमें देखिए, उनकी अपनी राजनीति थी, इनकी अपनी राजनीति है। अब इसमें हम क्या बोलें। पिताजी बड़े समाजवादी नेता थे, वो लोग निर्णायक हुआ करते थे अपने। उस समय की कुछ और राजनीति होती थी, आज की कुछ और राजनीति है। और ऐसे भी हम अपने भाई की राजनीति पर किसी भी तरह का, क्योंकि राजनीतिक संबंध नहीं है हमारे, वो मेरे भैया हैं, हम लोग सिर्फ पारिवारिक संबंध तक सीमित रहते हैं। उनकी राजनीति में से हमारा कोई मतलब नहीं, मेरी राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इस पर किसी तरह की टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। एक और व्यक्तिगत सवाल ही करेंगे। अभी ईडी का छापा पड़ा था उनके यहाँ 6-7 महीना पहले, अप्रोक्स एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसमें केस जो हुआ वो किसी और के ऊपर हुआ, लेकिन छापा इनके यहाँ पड़ा। तो क्या ये राजनीति से ग्रसित था? ये कुछ नहीं है एक्चुअली। देखिए, राजनीतिक लोग जो भी होते हैं, जो भी केस था किसी और के ऊपर था,
उसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन एक जनरल आपको परसेप्शन बता रहे हैं कि जो भी लोग राजनीति में होते हैं वो कुछ भी करते हैं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा एक हल्ला होता है। जहाँ तक हम जानते हैं कि वो बहुत पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और 2012 तक था। हाँ, अभी जो है हमको ठीक से सही मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे परिवार में इस तरह के कोई लोग नहीं हैं। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। कुछ गलतफहमी हुई है या लोग सीधा एक कनेक्शन जो है सिर्फ कि क्योंकि मेरे पिताजी कोऑपरेटिव, बिहार में कोऑपरेटिव को लाने वाले, कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट देने वाले मेरे पिताजी हैं। तो मेरे परिवार से पूरे बिहार के कोऑपरेटिव का कहीं भी कोऑपरेटिव में कुछ होगा तो घूम फिर के आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत करने वाले मेरे पिताजी थे। तो उसी कड़ी में कुछ हुआ है, जो गलतफहमी हुई है, जो भी है, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं। अब बाकी जो प्रोसेस है ईडी का अपना चल रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस मामले में हमारा परिवार, इन मामलों में मेरे पिताजी से लेकर और हमारे भाई साहब हैं वहाँ तक, हम लोग चूँकि अपने पिताजी से प्रेरित हैं, वो भी अपनी राजनीति में है जिस पार्टी में रहें, और मैं भी जिस पार्टी में हूँ, अपने पिताजी से प्रेरित होकर हम लोग अपनी राजनीति को करते हैं और अपनी सीमा को नहीं लांघते हैं। एक राजनीतिक सीमा जो है और सामाजिक सीमा जो है और इस तरह की जो बातें हैं, इससे हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं। मैम, शिक्षक लोग को नौकरी दिया गया, फिर बहुत सारी नौकरियां दी गई महागठबंधन के सरकार में। तेजस्वी यादव कहते हैं इनको नौकरी हमने दिया है। महागठबंधन की सरकार में नहीं दी गई। 2005 तक जो इनकी सरकार थी, पूरा स्कूल तो खाली था। सारे स्कूल में तत्काल टीचर को तुरंत एम्प्लॉय किया गया। वहाँ पर सारे टीचर आए 3 लाख की संख्या में। वो जो शिक्षा मित्र की बहाली किए हुए थे, 1500 रुपये सैलरी उनको देते थे। बाद में नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो नियोजित शिक्षक के रूप में बहुत सारे शिक्षक की बहाली हुई, लाखों शिक्षक की बहाली हुई। उसके बाद कुछ उस पर चर्चा होने लगी। कुछ टीचर, स्वाभाविक है, जब सिर्फ सर्टिफिकेट लाकर नौकरी देने की बात होगी तो कई तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। तो वैसी स्थिति में फिर धीरे धीरे उनके एग्ज़ाम भी लिए गए, हंगामा भी हुआ उसमें बहुत। जो लोग फेल हुए उनको समस्या हुई, स्वाभाविक सी बात है। जो पास हुए उनका सर्विस आगे चल के कई सारे प्रोसेस से गुजरा। अब तो जो शिक्षक हैं, अब तो जो भी बहाली होती है आप देख रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेकर दिया जाता है। इस बीच एक घटना हुई, एक राजनीतिक घटना हुई जिसमें तेजस्वी यादव जी के साथ आदरणीय नीतीश जी की सरकार बन गई। प्रोसेस चल रहा था, उसी बीच ये हो गया। तो ये तो वही बात हो गई कि बनी बनाई रोटी को जोरियाने का काम कर दिए, जो एक गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं कि बना हुआ रोटी को जोरियाने का काम। अब चूंकि वो थे उस समय उप मुख्यमंत्री, तो उस समय ये शिक्षा विभाग उन्हीं के पार्टी के पास था। तो देखिए ना, शिक्षा मंत्री को 3 महीना अंडरग्राउंड रहे। शिक्षा मंत्री कभी भी शिक्षा पर बयान देते देखे उनको? वो सिर्फ मंदिर, पूजा अर्चना, जिसके लिए हमारी पार्टी को वो लोग कमेंट करते हैं, और उस समय वो वही देते रह गए, उसी तरह के बयान। शिक्षा पर तो उनकी हिम्मत नहीं हुई एक बार भी बोलने की, क्योंकि वो शिक्षा के बारे में वो लोग जानते ही नहीं है कुछ भी। तो आपने देखा उस समय कि 3 महीना वो अंडरग्राउंड थे। ऐसे में वो कैसे दावा कर सकते हैं, जिस नेता का शिक्षा मंत्री, जिस पार्टी के का शिक्षा मंत्री हो और 3-3 महीना तक अंडरग्राउंड हो, और वो कह रहा है कि हमने नौकरी दिया। कोई उप मुख्यमंत्री को नौकरी देते देखे हैं आज तक? कि वो मुख्यमंत्री का जुडिक्शन होता है, सर्विस देना, पॉलिसी तय करना एक मंत्रालय का काम होता है। लेकिन उस बिहार में नौकरी कब मिलेगी, कितने की नौकरी मिलेगी, ये तो एक सरकार की पॉलिसी होती है ना। तो ये चीज़ उनका कहना जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या करेंगे बेचारे पिताजी, उनके कुछ कर नहीं पाए। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जब इस तरह की बात है तो उस समय क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, इस चीज़ को कुछ तो बोलने के लिए उनको चाहिए ना। तो बोलने के लिए चाहिए तो अपना बोल रहे हैं। उसमें अब राजनीतिक पार्टी है, वो उनको बोलने के लिए एक पॉइंट वो मिला हुआ है, तो वो बोल रहे हैं और उसी को भंजा रहे हैं। मैम, आप एक बयान दिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य किडनी दी है पॉलिटिकल लाभ के लिए, उनको टिकट भी दिया गया। नहीं, मैंने पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं बोला।
किडनी देना कोई भी बेटी के लिए एक गर्व की बात होती है। अपने परिवार में कोई बेटी किसी को, पारिवारिक रूप से अगर किसी का भी किडनी खराब है तो या तो उसके घर के लोग देते हैं, नहीं तो कई तरह के मैनेजमेंट होते हैं उसमें, तो घर के लोगों में पत्नी बेटा बेटी यही ना, इसी तरह से दिया जा सकता है। तो अगर हमने अपने पिता के लिए किडनी दिया तो उसको आप इलेक्शन के प्रचार में उस चीज़ को आप कह रहे हैं, मतलब एक प्रचार का और इलेक्शन लड़ने का मुद्दा वो उसको बना लिया आपने। इस पर मैंने कहा था कि ये तो सब लोग करता है। एक गरीब आदमी के घर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई, चाहे कोई अमीर आदमी भी है, आम आदमी जो है, उनके घर में अगर किसी की किडनी खराब है तो परिवार के आदमी करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा पैसा है तो विदेश जाते हैं, कहीं और जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली जाते हैं, अपना वहाँ पैसे से मैनेज करते हैं। तो आपने अगर पिता को किडनी दिया और उसको आप पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं तो इस पर शक शुबहा तो जाता है ना। इस पर तो बहुत तरह के शक शुबहा हो सकते हैं कि आपने कहीं ये पॉलिटिकल लाभ के लिए तो नहीं इस तरह का ये किया। तो मैंने बयान ये नहीं दिया था कि पॉलिटिकल लाभ के लिए किया, मैंने ये दिया था कि आप उसको मुद्दा क्यों बना रही हैं, देख करके नहीं मुद्दा बना रही हैं आप, जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए कर रही हैं ये चीज, ये हमारा मुद्दा था। मैम आप भी कुशवाहा हैं, बिल्कुल। कुशवाहा का जो कोर वोटर है एनडीए के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ? स्वाभाविक है एनडीए के साथ है, जिसके साथ रहेगा उसी की सरकार बनेगी ना। एनडीए के साथ है तो एनडीए की सरकार बनी है। सबसे बड़ा नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, फिर सम्राट चौधरी या फिर उमेश कुशवाहा? कुशवाहा के कई नेता हैं और सभी कुशवाहा नेता है। कुशवाहा जो जाति है वो बहुत बहुत राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, बहुत सोच समझकर वो पार्टियों के साथ रहती है, ऐसे ही नहीं है कि किसी के साथ भी रह जाती है। अगर शांति प्रिय पार्टी है, कुशवाहा वोटर को लगता है कि ये सरकार हमें शांति दे सकती है, समाज में शांति ला सकती है, तो वो उसके साथ रहती है। बाकी नेता ठीक है, अपने अपने राजनीतिक समीकरण में रहते हैं कि हमको उस पार्टी में जाना है, लेकिन वोटर जो है, वोटर बहुत सोच समझकर वोट करते हैं कि हम किनके साथ रहें कि समाज में शांति हो। बाकी जो शिक्षा है और जो भी बिहार की जो बेसिक विचारधारा है उसके साथ जो पार्टी है उसके साथ वो रहती है। लालू प्रसाद यादव के बारे में 5 लाइन बताइए। आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, नेता हैं, पॉजिटिव बिहार के बड़े नेता हैं। क्या दो जब 15 साल मुख्यमंत्री, देखिए लालू जी तो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं। काम अच्छा लगता है और उन्होंने क्या गलती की? देखिए लालू जी बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत खराब रहती है उनकी, इसलिए उनके नेगेटिव पॉजिटिव क्या, बिहार के बड़े नेता हैं। 15 साल के काम में उनका सबसे अच्छा काम क्या लगा? कुछ तो एक अच्छा किया होंगे। सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन चूंकि बहुत बुजुर्ग आदमी हैं इसलिए उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं हम करना चाहते हैं। और कुछ अच्छा काम किए हैं तभी वो बड़े नेता हैं। कोई भी आदमी समाज में स्थापित तभी होता है जो कुछ कामों को वो अच्छा करता है, तभी वो काम हमें अच्छा लगे न लगे इससे मतलब नहीं है, सामने वाले को अच्छा लगे न लगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा काम करते हैं तभी लोग नेता बनते हैं। मास लीडर नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि सिर्फ नेता कहलाने से नहीं होता है, काम करना होता है जनता के लिए। मैम परिस्थिति कोई भी होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होता है। निश्चित रूप से उनका जो एक विज़न है बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, जनता उन्हें पसंद करती है, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। मैं बहुत पहले त्रिवेणी संघ बना था, कुशवाहा कुर्मी यादव बिहार पर राज कर चुके हैं 15 साल 20 साल। कुशवाहा कब राज करेगा? देखिए वो सारी चीज़ें जनता के हाथ में होती है। बिहार की जनता उसे ही पसंद करती है जो सबको मिला जुला कर चलने वाले होते हैं, और जो सबको मिला जुला कर नहीं चला जनता तुरंत उनको दरकिनार की। इसलिए नेता कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार में सभी जातियों को, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला आदमी ही मुख्यमंत्री होगा।
इसमें बहुत जाति पाति का मतलब नहीं है कि किस जाति के बनेंगे, लेकिन नेता वही बनेगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा जब तक इस तरह की राजनीति। पहले क्या है कि विधायक बनाया करते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन अब जनता बनाती है मुख्यमंत्री, खासकर बिहार में। मैम इससे नुकसान है या फिर फायदा है? नहीं, फायदे नुकसान दोनों हैं। पहले क्या था कि विधायक चुन कर आते थे अपने दम पे, और फिर वैसे कि हाँ, तो जब विधायक अपने दम आज पर, क्या है कि मुख्यमंत्री तय करते हैं कि टिकट किसको देना है, किनके नाम। ये तो पूरे देश की राजनीति हो तो गई फिर है। इसका इसलिए फायदा है या फिर नुकसान है इसका? फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। देखिए, फायदे ये हैं कि एक स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे ऊपर गार्जियन है उनका एक विजन होना चाहिए, और उसी विजन पर, नरेंद्र मोदी जी के विजन पर पूरा देश चल रहा है। अभी यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं तो उन पर पूरा बिहार चल रहा है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनके विजन पे पूरा बिहार चल रहा है। तो जनता का भी सोच उस समय कुछ और था, आज कुछ और है। जनता भी ढूंढती है कि किसको नेता बनाएगा। नेता जब मनपसंद उनका सामने होता है तो उनके विधायक को देता है वोट, चाहे वो किसी भी, कैसा भी विधायक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उनको वोट। तो ये तो वोटिंग का आजकल का पैटर्न है, ये राजनीति का ही पैटर्न हो गया है। तो इस पर हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो पैटर्न है, जो जनता के सोच का पैटर्न है, जो राजनीति के सोच का पैटर्न है, उसी पर चलेगा बिहार। अभी लोग ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न आ चुका है, अपराध बढ़ चुकी हैं। जो 2005 से 10 के बीच का जो अपराध का रेशियो था उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो गया है। देखिए, वो इसलिए लगता है कि चूंकि पहले पूरा ही जंगल राज था और अचानक से 2005 से 10 के बीच जो कंट्रोल हुआ पूर्ण रूप से, और उसके बाद फिर 2010 से 15 से 20 और छिटपुट घटनाएं तो हो रही हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे, हम भी इसी बिहार में रह रहे हैं। लेकिन वो तुलना लोग करते हैं, 2005 से ही तुलना कर रहे हैं। 2005 के पहले से भी तो तुलना करना चाहिए। चूंकि 2005 से 10 में जब सरकार बदली, उससे आज के डेट में तुलना हो रही है। लेकिन घटनाएं जो भी हो रही हैं, तो आप देखते होंगे कि तुरंत बिहार पुलिस जो है तत्पर होकर, और जैसे भी हो कार्रवाई उस पर शुरू होती है। लेकिन हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम लोग भी इस चीज़ के लिए एक विश्वास होता, आशा है कि घटनाएं ही ना हो। हालांकि 0% घटना होना ये तो संभव नहीं है। मीडिया भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आम जनता भी काफ़ी एक्टिव है। छोटी सी भी घटना कुछ होती है, कोई किसी को थोड़ा सा 2-4 आदमी में मारपीट भी हो जाता है तो सोशल मीडिया पर आ जाता है, जिससे कि थोड़ा दिखता है कि घटना ज़्यादा हो रहा है। वैसे जो पहले एक संगठित अपराध हुआ करते थे, उस अपराध में तो कमी आई। जो नेक्सलाइट्स बेल्ट हुआ करते थे बिहार में, आज देखिए, आज वहाँ पर आराम से लोग घूम रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। तो हम तुलना तो 2005 के पहले से करेंगे, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल अपराध होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस लगातार तैनात है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और केंद्र सरकार का भी ध्यान इस पर पूरा है। मैम, क्या जो उत्तर प्रदेश में होता है अपराध के प्रति जो योगी जी का कमिटमेंट है, बिहार में लागू करनी चाहिए? इनकाउंटर का जो नहीं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। बिहार में 1-2-4 इनकाउंटर भी हुए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश वाले मॉडल भी बिहार में लागू होने चाहिए? नहीं, यहाँ की सरकार अपने तरीके से सोचती है। देखिए, सबका विजन अलग अलग होता है, सबका काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। चीजें भाजपा के तो लगातार कह रहे हैं, समाज के भी लगातार कह रहे हैं कि अपराध करेंगे तो या तो मारे जाएंगे या जेल में होंगे, यानी तो जेल तो जाते ही है ना, जेल भी जाते हैं, और कुछ इस तरह के अपराधी हैं तो इनकाउंटर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ भी होता है। वहाँ का अपना स्टाइल है, यहाँ का अपना स्टाइल है। मैम, अब लास्ट ईयर चल रहे हैं हम लोग, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 में? देखिए, राजनीति में कोई भी आता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना, क्योंकि उसी से जनता की सेवा, जिस तरह की सेवा हम चाहते हैं उस तरह से जनता की सेवा हम कर सकते हैं। बाकी जगह तो एक बंधन होता है। अब यहाँ पे हम एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो वहाँ का अपना एक विश्वविद्यालय का पैटर्न है, उसके अनुसार काम करना है। वो भी एक सेवा ही है, शिक्षण भी एक सेवा है, हम वहाँ भी सेवा दे रहे हैं।
लेकिन राजनीति एक ऐसा होता है कि आप अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। जो भी सरकार की योजना है उसको जितना ज़्यादा चाहें आप उसका लाभ पहुंचा सकते हैं पब्लिक तक। और महिलाओं को धीरे धीरे मौका भी मिल रहा है। चुनाव लड़ना तो पहला लक्ष्य होता है। अगर पार्टी निर्देश देगी चुनाव लड़ने के लिए तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। कौन सा विधानसभा? हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ हम लोग खुद ये तो पार्टी चुनती है कि हमें किस पर दांव लगाना है अपना। कौन सा विधानसभा आप चाहते हैं चुनाव लड़ना? हम तो 2 बार परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार लड़ चुके हैं। एक 14 में और एक बार 14 में लड़े हैं और एक बार 15 में लड़े हैं। 15 में हाँ, किस पार्टी से लड़े हैं? 15 में भी हम एनडीए से ही चुनाव लड़े हैं। 15 में भी हम 15 में विधानसभा फुल फ्लेजेड था, उस समय चुनाव लड़े थे। नहीं, एनडीए से नहीं लड़े हैं। जनता के प्रेशर पर कि नहीं आपको चुनाव, क्योंकि चुनावी रूप से हम थोड़ा स्थिर हो गए थे। हाँ, पार्टी के तहत, लेकिन क्षेत्र में मेरा आना जाना होता रहता था। तो जनता ने प्रेशर दिया। एक आंदोलन हुआ था, उसमें आंदोलन नहीं हुआ था, आंदोलन मेरे ही द्वारा किया गया था। कुछ अत्याचार हो गए थे कुछ कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, तो उसमें हम काफ़ी आंदोलित थे। उनके बचाव के लिए महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हुआ था उस पर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जनता को लगा कि जो हमारे कार्यकर्ता थे, जब भी जो 2014 के उपचुनाव में हम लड़े थे, तो जब भी आदमी चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता जनता सबसे कनेक्ट होता है। वहाँ सिर्फ पार्टियाँ नहीं होती है, वहाँ पर एक व्यक्तिगत भी एक कनेक्शन रहता है पब्लिक से। तो सब लोगों को काफ़ी प्रेशर देने के बाद हमने जन अधिकार पार्टी से चुनाव उस समय में लड़ा था। पप्पू यादव जी ने खुद कहा, क्योंकि उस आंदोलन में वो भी आए थे उस समय, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हैं, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। काफ़ी उन्होंने कहा, छोटी बहन मानते हैं, हम भी बड़े भाई उनको मानते हैं। तो हम उस समय चुनाव लड़े थे। और बिहार में जन अधिकार पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट मुझे आया था उस समय। हाँ, उस समय। पप्पू यादव कैसे नेता हैं? नेता हैं, सांसद बन चुके हैं। देखिए, नेता है, कोई भी खराब नेता नहीं होता है। सब लोग अपने जनता के प्रति, जो उनके समर्थक है उनके प्रति कमिटेड होता है। तो इसलिए वो कैसे नेता है इस पर हम कैसे बता सकते हैं। उनका काम अच्छा लगता है आपको? जनता की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। जनता की सेवा करते हैं, अपना सब लोगों से, हम लोग से भी अपनापन है, वैसी कोई बात नहीं है। मैम, परबत्ता से ही अगर पार्टी टिकट देती है, परबत्ता से ही चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी निर्देश देगी तो लड़ेंगे, वो तो हम पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने की आकांक्षा सबको होती है, सबको होती है, सिर्फ मेरी नहीं है। अगर पार्टी कहती है कि स्वाभाविक है, हमारा कर लीजिए तो क्या? स्वाभाविक है, हमारा घर है और हमने उस क्षेत्र को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया है। पहचान है मेरी अपनी वहाँ पर, वहाँ की बहू है, मेरे फादर इन लॉ है वहाँ पर। एक स्कूल में बहुत ही अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, अभी रिटायर कर गए हैं। तो उनका भी प्रभाव है, उनके कारण भी लोग हमको जानते हैं और ऐसे भी हमको जानते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं वहाँ लोग। हमारी अपनी पहचान है, इसलिए हमने उस क्षेत्र को अपना चुनाव क्षेत्र चुना है। उसके अलावा अब तो पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो क्या हमको जिस लायक समझेगी वैसी जिम्मेदारी हमको देगी। मैम, एक व्यक्तिगत से बात करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर है, कहाँ पोस्टेड है? डॉक्टर में है, पोस्टेड थे, लेकिन अब अभी तुरंत रिटायर कर गए हैं। रिटायर कर गए हैं। हाँ। आपकी कितनी बेटी हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। और बेटा? बेटा नहीं है। 2 बेटी? 2 बेटियां ही, बेटा है सब वही। क्या वो लोग पॉलिटिक्स में आएंगे? अब ये कैसे बता सकते हैं। बेटी एक है, एक तो बिजनेस में है, आर्किटेक्ट है, और दूसरे जॉब में है। अब ये तो बच्चों पे, हम जैसे अपना निर्णय खुद लिए, मेरी बेटियां भी अपना निर्णय खुद लेती हैं। खुद लेती कोई हैं। प्रेशर उनके ऊपर? कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर किस चीज़ का? उसको जिस चीज़ में इच्छा होगी वो करेगी। मैम, तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि बिहार में कभी कुछ हो पाएगा उनसे? देखिए, वो तेजस्वी यादव जी के नाम से अगर लालू यादव जी का नाम हटाया जाए तो अपना तो उनका कोई ये है नहीं। वो सिर्फ इसलिए ठीक है कि करते करते अब लालू यादव जी अपने
अपने साथ साथ उनको लेकर चले। 2020 में नाम हटा दिया गया था। नाम कैसे हटा दिया जाएगा? तेजस्वी, हम तुलसीदास मेहता जी की बेटी हैं, तो मेरे पिताजी का नाम हटा दिया जाएगा? नहीं ना हटा दिया जाएगा। हटा दिया गया था कि लालू जी से जो गलतियां हुई। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे, लालू यादव जी से भी सीनियर थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव की तरह हमें उंगली पकड़कर कि आओ हम तुमको अपने साथ बैठाते हैं, इसलिए ना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों में अच्छा कौन लगता है? अच्छा इसमें क्या लगना है, हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है। दोनों में से किसी से कुछ नहीं होने वाला है। दोनों में किसी से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत हंगामा किए थे पिछले बार 2020 में, 3 दिन तक तो वो लोग मुख्यमंत्री भी बन गए थे। क्या हुआ? इसलिए जब तक, और देखते ही हैं अभी भी जो बोलते हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम बन जाते, बस सत्ता के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने हमको कुछ सीटों पे हरवा दिया। अब अगर उनको लगता है कि चुनाव कोई हरवा देता है तो उनको बिना मतलब का चुनाव में खड़े ही कब होते हैं? तो मीसा यादव चुनाव जीत गई तो उनको जितवा दिया गया, चुनाव हार गए तो हरवा दिया गया, जीत गए तो जितवा दिया गया। तब उसको भी मानना जरूरी है कि हमको चुनाव जितवा दिया गया है। मानेंगे ना इस चीज को? ये लोग तो ईवीएम तक को दोष दे देते हैं, हारते हैं तो ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक है। इसलिए इस चीज को मानना बहुत जरूरी है कि आप जो राजनीति करते हैं उसमें किसी को दोष मत दीजिए। आपने क्या किया, आपकी जब सरकार थी आपने क्या किया, जनता तो इसको देख रही है ना। बिहार की महिलाएं कभी भूलेंगी क्या कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तब क्या हुआ था, क्या होता था? माई बहन योजना करके वो लाए हैं जो 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देंगे, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? अपने घर की महिला को देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत यहाँ पे नहीं है। कोई भी राजनीति करने वाला आदमी व्यक्तिगत जीवन भी उसका सार्वजनिक ही होता है। सही बात है। उनके घर में जो आज तेज प्रताप जी की बात आप बोले, तेज प्रताप की शादी हुई, क्या हुआ उनका? बहुत बड़े, क्या वो माँ बहन नहीं थी किसी की? वो भी तो बहन और बहन बेटी थी ना किसी की। क्या किए? उसको भगा दिए घर से। जब आप अपने घर की महिला को, घर की भाभी को, घर की पत्नी को ठीक से नहीं रख सकते हैं तो आप बाहर माँ बहन योजना करके क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार जी ने जो कर दिया महिलाओं के लिए, उस लकीर को कोई पार कर सकता है क्या? जो इस बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की है और नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ खाली 2500 रुपये देने से होता है कि लड़कियों को शुरू से पोषित करना होता है, जो हमारी सरकार ने किया। जो पहले तो जन्म लेने दिया। 2500 रुपया पर मंथ का मतलब आता है 2.5 लाख करोड़। अब अभी हम हिसाब किताब क्या जो रही, सब असंभव सा दिखता है इनका। आप लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। महिला को सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा, पैसा तो उसके हस्बैंड भी देते हैं, घर के कोई भी काम करके भी कमा लेती है, लेकिन आप उनको जो उनका दिमाग है उसको मोटिवेट कीजिए, उसको पढ़ाइए, उसको समाज में एक स्थान दिलाइए, उसको इस लायक बनाइए कि वो चले तो 2 लोग अगर छेड़ें तो उसका जवाब वो दे सके, या कोई छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करे, उस लायक उसको बनाइए ना। 2500 क्या 2.5 लाख रुपया लड़कियां महीना कमा लेगी। आज हमारी सरकार ने मौका दिया कि 50% महिला जो है वो पुलिस में आए, तो है ना, ट्रैफिक उसी के इशारे पर चलती है ना, रोकती है ना, बड़ा आदमी रुकता है उसके सामने। तो क्या है, वो मोटिवेट होकर आई हैं। सोचिए कि उसका कितना गौरवान्वित होती होगी कि मेरे इशारे पर इतने बड़े लोग की गाड़ी रुक जाती है। तो एक जगह दिए है ना, आप वो मनोबल ऊंचा कीजिए ना। 2500 रुपये देने से क्या होगा? उसको पढ़ाइए, लिखाइए, उसको नौकरी में सहायता कीजिए, उसको काम करने लायक बनाइए। उसका जिस तरह का दहेज प्रथा अभियान भी चला था, तो आप आज देखिए, ठीक है, जिसको है वो दे देता है, लेकिन धीरे धीरे इस कदम भी, आज जो दहेज मांगता है उसको कितना नीचे दृष्टि से देखा जाता है। लोग देखता है ना, लोग कि देखो दहेज मांग रहा है, लग रहा है कि उसको अपना खाने के लिए ही नहीं है। ये सब किसने किया?
इन विचारों को किसने दिमाग में दिया? पहले जो दहेज की बात ज़्यादा करता था उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता था। हम भी तो इसी बिहार के रहने वाले हैं। आज के डेट में जो दहेज मांगता है कहता है देखो ना कितना नीचा आदमी है, पैसा मांगता है मुंह खोल के। तो ये एक विचार तो बदले समाज में, विचार बदलेगा तो समाज बदलेगा। मैम, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में बिहार के भविष्य किसमें देखते हैं? दोनों में कोई भविष्य नहीं है बिहार का। दोनों अपने अपने एजेंडे पे चलते हैं। कन्हैया कुमार का क्या उद्देश्य है वो सब पूरे देश ने देखा। पहले कांग्रेस के खिलाफ रहे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए और उनका तो सारा चीज़ लोग देख ही रहा है। जेएनयू से लेकर यहाँ तक क्या किए हैं। कम से कम जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़े तो विचार भी थोड़े अच्छे होने चाहिए थे। देसी के साथ गद्दारी की बात वो करने लगे तो उनको कौन अपनाएगा? आप ही बताइए ना, कोई अपनाएगा? अभी बिहार में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार इस चीज को लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आए थे। पलायन रोको रोजगार दो। तो बिहार में भी दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं तो उसको क्या कहिएगा? अभी तो टीचर की बहाली हुई है ना, खगड़िया से ही हम होके आ रहे हैं। एक स्कूल में 4 यूपी की टीचर थी, यूपी के लोग थे, वो वहाँ हैं। तो आप उसको रोक दीजिएगा। बिहार के ही मान लिया मेरी बेटी है, वो बिहार में, उसको जापान से ऑफर आ रहा था लेकिन वो बिहार में रहना चाहिए। जापान भी जा सकती थी, जापान चली जाती तो पलायन कहलाता। अगर कोई कहीं किसी को मिल रहा है जॉब तो वो जाएगा, आप उसको बहुत नहीं रोक सकते हैं। बिहार में मौका तो दिया ही जा रहा है। आपको विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है, दिया गया ना, 15,000 रुपये दिए गए। वैसे विरासती जो रोजगार है लोग का उसको करने के लिए काफ़ी लोग उसमें उत्साहित हैं, कर रहे हैं। इंडस्ट्री बैठाई जा रही है, आपको स्टार्टअप के थ्रू लोग उसमें काम कर रहे हैं। आप काम करने चाहिएगा तब ना। आपको यहाँ पर 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और आप दूसरे जगह 25,000 नौकरी के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये गिन रहे हैं कि वहाँ 25,000 मिल रहा है, यहाँ 20,000 मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ रहने में कितनी दिक्कत हो रही है उस चीज़ को भी आप काउंट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं है, बिहार में भी काफ़ी काम है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है कि हम बिहार में नहीं रह के वही काम बाहर करने जाएं, जो बिहार में आपको कुक नहीं मिलेगा और वही आदमी बेंगलोर में जाके कुक है, जो प्रैक्टिकल बात हम कह रहे हैं, हम ये कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसको मैं जानती हूँ कि यहाँ पर उसको 10,000 15,000 रुपया मिल रहा है खाना बनाने का, घर का काम करने का, लेकिन वो यहाँ नहीं करके बेंगलोर में कर रहे हैं। तो यहाँ लोग क्या समझ रहे हैं कि बेंगलोर गया है नौकरी करने। आपको कभी लगा कि जेडीयू से ज़्यादा बेहतर बीजेपी है या फिर बीजेपी से ज़्यादा बेहतर जेडीयू में? क्योंकि आप दोनों पार्टी में आप रही हुई। नहीं, देखिए दोनों पार्टी अपने अपने विचारों पर चलती है। दोनों पार्टी अनुशासित प्रवक्ता थे, बिल्कुल। एक नेशनल पार्टी है, एक रीजनल पार्टी थी। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी गर्व महसूस होता है या फिर पहले होता था? नहीं, दोनों में हमें गर्व महसूस हुआ। स्वाभाविक सी बात है, हम जिस घर में रहेंगे अच्छा घर चुन कर ही न जाएंगे हम, तो इसलिए ऐसा नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह अपने अपने नियमों के अनुसार अपने अपने अनुशासन के साथ रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका थोड़ा सा क्लोजनेस ज़्यादा है। यहाँ पर है कि सभी पूरा फैला हुआ है पार्टी, लेकिन वहाँ का है कि अपना एक सीमित ऑरा है उसका, और इसका थोड़ा असीमित ऑरा है, बस यही अंतर है। मैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे भी संबंध आपके अच्छे थे, ऐसे कौन से लोग थे जिनकी वजह से आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? प्रवक्ता पद हटने के बाद आपको पार्टी ही छोड़ना पड़ा? ये तो सार्वजनिक करने की बात नहीं है। अब ठीक है, हुआ, राजनीति में होता है। किसकी क्या उस समय पार्टी 2 गुट में बच चुकी थी, आरसीपी सिंह और ललन? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। ये सारे चीज़ें एक राजनीतिक घटना होती है किसी भी पार्टी की, तो उस तरह का है। गलतफहमियाँ काफ़ी हुई थी जो कि होनी नहीं चाहिए थी। गलतफहमी हुई काफ़ी, उस घटना चक्र के ये में काफ़ी चीज़ हुए। नीतीश कुमार के बाद क्या जेडीयू नेतृत्व विहीन है? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का उत्तराधिकारी कोई नहीं है? बिल्कुल, कोई भी पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी इतने दिनों तक चलाई है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन होगा ही, इसमें कौन बड़ी बात है। वो तो उस पार्टी के लोग वो समझेंगे कि हमें क्या करना है।
आप उस पार्टी में रही इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं तो निश्चित रूप से उस पार्टी के लोग उस समय समझेंगे कि क्या करना है। जो शीर्ष नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, वहाँ भी पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सब है, तो वो भी जो निर्णय लेने होते हैं तो उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं। मैम, क्या बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पे है? सिर्फ अफसर की चल रही है, पॉलिटिशियन की नहीं चल रही है? देखिए, वो बात नहीं है। बात ये है कि जो पिछली सरकारें थीं, नीतीश कुमार जी के पहले जो सरकारें थीं, लालू प्रसाद यादव, हाँ, उस समय के अधिकारियों के अधिकार या काम करने का तरीका और अभी के काम करने के तरीके दोनों में अंतर आया है। नीतीश कुमार जी ने या हमारी एनडीए सरकार ने अफसरों को फ्री किया है काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग काम करने के लिए ही होते हैं। वो जो एग्ज़ाम देकर आते हैं और उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो काम करने के लिए ही होते हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग या कोई मंत्री, कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा विभाग के मंत्री हैं, वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं उस काम के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो हमारी सरकार ने उन्हें फ्री छोड़ा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि विभिन्न योजनाएं, ये सड़कें, ये बिजली, ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले तो ऑफिसर ही होते हैं। निर्णय लेने वाली सरकार होती है, निर्णय नेता लेते हैं। अब काम करने का पैटर्न अगर हम सोच लें कि हम जनप्रतिनिधि हो जाएंगे तो ये सब हमारे नौकर हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। उनके साथ बैठकर हमको अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ऑफिसर के साथ बैठकर करें। मैं आप कहीं सुनते होंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर हो चुका है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं या फिर किसी का उचित नहीं है, लेकिन लोग कहता है कि आप जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हर जगह अपवाद है ना भाई, हर जगह अपवाद है। आप विधायक में देखिए अपवाद है, नौकरी करने वाले में अपवाद है, सब जगह अपवाद है। उसी तरह अधिकारी में भी अपवाद है। उसका एक ही तोड़ है कि जो जनप्रतिनिधि रहे वो अपना होमवर्क अच्छे से करे। मतलब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी जनता के लिए क्या चाहिए, ये विजन तो क्लियर होना चाहिए ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फलाना योजना भारत सरकार से चली, हमको अपने जनता तक पहुंचाना है, तो हमको पहले जानने की जरूरत ना है कि हम सीधे जाके अधिकारी से लड़ने लगेंगे तो होगा नहीं। हम भी सशक्त हो, हम एम्पावर्ड, पहले नेताओं को अपना एम्पावर्ड होना होगा। आप इसी सरकार में देखिए कि कई नेता की बात नेताओं के आगे पीछे अधिकारी करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। इसी सरकार में कई नेता हैं कि जिनकी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो अधिकारी कुछ से सुनवाने के लिए हमको अपना पहले एम्पावर्ड होना होगा। एम्पावर्ड मतलब कि हमें जानना होगा कि जनता के लिए कौन कौन सी योजना है और हमको किसको नहीं पहुंचा है। मैम, जनता के बीच ये धारणा बनी हुई है कि सिर्फ 5-6 मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, जिनके अधिकारी सुनते हैं, उनके डिपार्टमेंट को लोग उनकी सुनते हैं, वरना बाकी तो सब सिर्फ हमने बताया ना। नहीं, मैंने अभी बताया कि एम्पावर्ड होना होगा। हम जैसे जाते हैं, अभी अपने ही क्षेत्र में गए तो 4 महिलाएं आई कि हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए तो जनप्रतिनिधि को तत्पर होना होगा ना कि हमारे यूनिट में हम जहाँ हैं वहाँ पर सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको दिलाना होगा। किस अफसर की औकात ऐसी है कि हम अगर कहें कि इसका है नाम आप जोड़िए और वो नहीं जोड़ेगा? ऐसा नहीं है। उसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस बीच होता है, उसके कारण होता है। अब किसी चीज़ को सिर्फ जोर से बोलने से नहीं होता है ना, उसके लिए पहले अपने को एम्पावर्ड करना होता है, तब ऑफिसर निश्चित रूप से सुनेंगे। अफसर का काम ही वही है। मैम, आप बताइए, चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा है, ऐसा 4-5 काम बताइए जो कि अब तक नहीं हुआ, जो आप वहाँ जनता से बोल रही होंगी कि हम ये काम करेंगे। आप हमारा सहयोग करिए, समर्थन दीजिए, आप पार्टी से मांग करिए कि मैं आपके क्षेत्र की सबसे पहले चुनाव लड़ूंगा, आपके क्षेत्र से आपकी सेवा कर सकूं। सबसे पहले तो हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको ये दिखता है कि एक आम जनता में एक अजीब सा एक दहशत टाइप का है कि हम अगर विधायक के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है,
तो लोकतंत्र में नेता को दोस्त होना चाहिए जनता का। अगर कोई भी आदमी विधायक बना तो उसमें एक ये शक्ति जरूर होनी चाहिए कि जो मेरी काम को नहीं पसंद कर रहा है वो हमको दो बात बोलेगा जरूर, गाली भी दे सकता है, ठीक है। तो आप एसेस कीजिए अपने को कि आपने गलत क्या किया, सही क्या किया। लेकिन आप अगर ये चीज़ सोच लीजिएगा कि हमारे बारे में जो कुछ बोलेगा उस पर कल हम केस करवा देंगे, तो इस दहशत को हम सबसे पहले दूर करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर हमको पार्टी मौका देती है और जनता मौका देती है, सबसे पहले तो पार्टी मौका देगी, उसके बाद जनता मौका देगी, तो ये एक जो हमारे क्षेत्र में बड़ा दहशत का माहौल है उस चीज़ को दूर करना सबसे पहले ज़रूरी है। ये तो किसी भी नेता के लिए बहुत, आज नरेंद्र मोदी जी कोई योजना चलाते हैं तो ये थोड़े ना है कि ये वर्ग हमको वोट नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं है, वो सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसी बात तो नहीं है। पूरे देश के लिए करते हैं, 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। तो कोई भी विधायक को ये ज़रूर होना चाहिए कि जो उस क्षेत्र की 3.5 लाख 4 लाख जनता है वो सबके लिए है। और अगर और अगर कोई का, तो ये एक दहशत की बात है, खत्म। दूसरा काम, कोई विधायक का पर्सनल थोड़े ना होता है, उसमें जो भी योजना है सरकार की। मैम ऐसी कोई काम वहाँ दिखती है जो विधायक अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पाए, जो उनके स्तर की चीज़ है जो नहीं कर पाए? जैसे आप बताइए कि अभी वृद्धा पेंशन में शायद आप नाम, किसी भी तरह की योजना में एक मनमाना कि हमारा ये आदमी है तो हम इसका नाम डलवा देते हैं, बाद बाकी जो विरोध कर रहा है उसका छोड़ देते हैं, मत डालना। हाँ, तो यही ना काम है विधायक, और क्या करेगा विधायक का? तो अपना कुछ वैसा होता नहीं है कि हम जाके ये चीज़ कर दें। हम जो कमी देखें क्षेत्र में हम उसको वहाँ के जो डीएम हैं, जो वहाँ के एसडीओ हैं, उसके साथ मिलकर योजना बनाए और जाके अपना प्रपोजल रखें, काम होगा। यही ना होता है। हाँ। देश में जितने भी योजनाएं हैं, बिहार में जितनी भी योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाने की गारंटी ये एक विधायक की होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। यही इतना कोई विधायक कर लेगा ना तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैम अभी आपसे कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लेंगे, आपको 3-4 लाइन में उनके बारे में बताना है। सबसे पहले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक अपरिपक्व नेता है, बस एक जातीय समीकरण पर वो जी रहे हैं। जिस तरह से वो भाषणों में भी बोलते हैं, जिस तरह से अपमानित करते हैं कुछ वर्ग के लोगों को, ये इसी के कारण बिहार में जनता जो है उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दूसरी बात कि निश्चित रूप से शिक्षा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लोकतंत्र में अनपढ़ भी नेता बन सकते हैं, सब कुछ है, कहते हैं लेकिन बिहार ज्ञान की धरती है। इसको ज्ञान की बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी लोग यहाँ से पैदा हुए, तो इस बिहार की जनता निश्चित रूप से जो देखेगी कि हमारा ये शिक्षित नेता होना, जगन्नाथ मिश्रा जी हुए, अभी नीतीश कुमार जी हैं हमारे पास, तो ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं, खुद लालू प्रसाद जी हुए, लॉ किए हुए थे, तभी जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसी पटना यूनिवर्सिटी के हुए एलुमिनस हैं, तो इसलिए जनता देखती है। आखिर लालू जी को मुख्यमंत्री बनाई नहीं यहाँ की जनता, तो आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि आप नहीं पढ़ पाए? वो तो कहते हैं कि हम 2 सीएम के बेटा हैं। बेटा होने से नहीं ना होता, बेटा कभी बनता है नेता, बेटा नेता नहीं हो सकता। खरीद लेते, लेकिन हमने खरीदा नहीं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि तो क्यों लालू जी डिग्री खरीदे हुए थे क्या? खरीद के तो नहीं पढ़े हैं, वो तो पटना विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है। यहाँ तो खरीद के डिग्री मिलता नहीं है किसी को। तो सिर्फ डिग्री से नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिग्री की बात करें, लेकिन एक सिंबल तो है ना। डिग्री तो पढ़ाई का सिंबल है, वो तो होना ही चाहिए। तो बिहार की जनता जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तेज प्रताप यादव में उनकी बात छोड़ दीजिए, जो अपनी एक पत्नी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट की बात छोड़िए, जो इसी पटना विश्वविद्यालय के वो भी स्टूडेंट रहे हैं। पार्ट 1 में यही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में BN कॉलेज में फेल किए। हाँ बिल्कुल, यहीं से फेल किया। हम लोग का स्टूडेंट ही, हम लोग उस समय प्रोफेसर
उसके पहले से, बहुत पहले से हैं, यहीं से फेल किए हुए हैं। ठीक है, यही है कि सिर्फ अपने पिता के बल पर वो लोग आए हुए हैं, इसलिए इनके लिए 4 लाइन कुछ कहने लायक बात ही नहीं है। क्या कहा जाए इसमें। सम्राट चौधरी निश्चित रूप से वो लगातार परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, जीते भी। उसके बाद क्षेत्र में एक जब वहाँ चुनाव लड़े। यहाँ रुकेंगे मैम। आरजेडी के लोग कहते हैं कि परबत्ता से विधायक हमने बनाया है, यानी लालू प्रसाद यादव ने बनाया। एक हकीकत ये भी है कि वहाँ से सम्राट चौधरी जब चुनाव नहीं लड़े तो आज तक कोई जीत नहीं पाया आरजेडी। नहीं, वही तो हमारा कहना है कि अगर कोई कह रहा है कि हम बना दिए हैं तो आप और किसी को बना दीजिए वहाँ से। वही हमारा अभी कहने का था कि सिर्फ एक बार ला देने से नहीं होता है ना। ला तो आप बहुत लोग को दिए हैं, लेकिन वो सरवाइव कितना तक किया। उसके बाद तो आरजेडी से वहाँ नहीं ही है सरकार, नहीं ही है वहाँ का एमएलए, और ना आगे भी आएगा। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, आरजेडी से दूसरा आएगा भी नहीं वहाँ जब भी जीतेगी एनडीए ही जीतेगी। मेट्रो भी काम सम्राट चौधरी शुरू कराए थे जब मंत्री थे नगर विकास 2015 में शायद। मेट्रो, हाँ बिल्कुल। आज ओपनिंग भी, उद्घाटन भी हो सकता है वही करे। देखिए, वो उनका एक नेचर है सम्राट जी का, वो काम बहुत करते हैं। परबत्ता विधानसभा में भी जितने भी काम हैं उसको दूसरे लोग भी भंजा रहे हैं कि हम ये करा दिए, हम वो करा दिए, लेकिन जितना भी वहाँ पर विकास का काम है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कहीं तालाब हो, ग्रिड स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सम्राट जी ने वहाँ पर किए हैं। और वहाँ का हर आदमी यही समझता है, एक सफल नेता कौन होता है, जहाँ का कि हर आदमी यही समझे कि मेरा ही सबसे करीबी आदमी है। तो उस तरह के लीडर हैं, देखने में भी अच्छी खासी पर्सनालिटी है, लीडर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नेता माना है, तभी आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका वो अभी है, उसी के बदौलत अभी बिहार में बिहार सरकार में। देखिए, हम इस पर किसी तरह, देखिए पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है तो, और सदन का नेता भी बनाया है, तो स्वाभाविक सी बात है ये पार्टी का बहुमत है। हाँ, पार्टी के लेवल बिल्कुल, तो पार्टी का बहुमत है तो ये तो ऑल नोन है, इसमें हमारे टिप्पणी की क्या जरूरत है इसमें। मैम, नीतीश कुमार, उनके लिए तो शब्द है ही नहीं मेरे ख्याल से। लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, मैंने पहले ही बताया, बिहार के नेता हैं और जनता ने उन्हें चाहा तभी वो 15 साल तक, 20 साल तक अपना ये किए। भले वो 5 साल बाद घोटाले में फंस गए, होना नहीं चाहिए। जब जनता ने इतना उत्साह के साथ आपको सीधा सत्ता पलट कर दे दिया तो इसमें इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण कि जनता के आशा पर पानी फेर दिए। बड़े नेता रहते, अगर चारा घोटाला जैसी बातें नहीं होती, नहीं करते, तब बड़े नेता रहते, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपको जब जनता ने नेता बनाया तो आपको नेता के, जनता के आशा पर, जनता के विश्वास पर, उनकी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, जो आपने नहीं किया और इसका अफसोस भी कभी नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा, स्वाभाविक सी बात है, बड़े नेता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, स्वाभिमानी हैं। रामविलास पासवान, वो तो जिस समय राजनीति करते थे तो हम लोग छोटे थे, 7 साल 8 साल के थे जब उनका झंडा लेकर हम लोग लोकदल का घूमते फिरते थे। कोई ऐसे ही आता था तो हम लोग भी झंडा लेके जिंदाबाद, हम लोग भी झंडा लेके जिंदाबाद करते थे। वो लोग तो अभिभावक हैं, उनके बारे में महान आदमी हैं। जिस समय उनका कुछ काम अच्छा लगता है कि बिहार के लिए उन्होंने, जिस विभाग में भी वो गए उसमें उन्होंने विकास का डंका बजाया, ये एक बड़ी बात है उनके साथ। रेलवे में गए, जब रेल मंत्री थे तो हाजीपुर में जोनल ऑफिस उन्होंने खुलवाया, हजारों लोग एम्प्लॉई हैं उसमें, बल्कि पूरे भारत में बिहार के लोग गए कई जगह और काफ़ी उनका नाम हुआ। फिर इसमें आए टेलीफोन वाले, ये में आए संचार वाले में, तो एक क्रांति सी आ गई पूरे देश में और उसके साथ साथ बिहार भी आगे बढ़ता रहा। जहाँ भी वो रहे हैं
हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से जीतते रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं उनका एक अलग पहचान रहा है। उनके पुत्र चिराग पासवान भी संघर्ष किए हैं काफी, उंगली पकड़ के नहीं ठीक है, पिताजी के पुत्र हैं वो भी, लेकिन काफी संघर्ष उन्होंने किया है और बोलते अच्छा है, अच्छा लगता है उनका, जो किसी के प्रति बहुत खराब नहीं बोलते हैं, बोलने में उनका एक सौहार्द दिखता है, विरोध भी करते हैं किसी का तो एक लिमिटेशन उनका रहता है, मर्यादित भाषा में करते हैं। अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, ईश्वर करे आगे बढ़ें। उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का, वो तो देखिए कोई भी नेता, हमने तो आपको बताया कि जो भी राजनीति में आया तो वो हर आदमी सोचता है कि हम ये बने। नीतीश कुमार के बाद एनडीए में मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को कहाँ देखती हैं? ये सब हम लोग के बस का चीज है बोलने का। जनता के बीच की आप नहीं, तो एक वो वोट तो करेंगी देखिए ना? जनता तय करती है उसमें। हाँ। वोट करेंगे तो हम अपनी पार्टी के लिए वोट करेंगे, अब कौन नेता बनेगा उसके लिए थोड़े करेंगे। अब हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में वोट करेंगे, लेकिन नेता बनाना वो तो विधायकों का काम है, जनता का काम है सबसे पहले, उसके बाद विधायकों का काम है, और उनको भी नेता बनाना, पार्टी में नेता बनाना, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, जब भी बोलने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण कि सारा उनका कांग्रेसी चौपट हो गया है। जबरदस्ती लोग नेता बनाए हुए हैं उनको, तो थोड़ा सा और पहले प्रियंका गांधी को ले आते, लेकिन विरासत के खेल में ये लोग बहुत मुश्किल हो गया इन लोग के साथ। बोल तो रहे हैं कि बहुत पहले ले आते, तब प्रियंका गांधी भी बहुत सालों तक राजनीति से दूर रही, तो उनका भी वही हाल है। आपका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आदमी को बहुत पहले पॉलिटिक्स में आना चाहिए था? राहुल गांधी को तो आ ही गए पॉलिटिक्स में, तो सरवाइव नहीं किए ना। ललबबुआ टाइप से जबरदस्ती सब पॉलिटिक्स में लाया, पाला पोसा, नहीं फले फूले। उसी समय हो सकता था कि कुछ प्रियंका गांधी जी को ले आते तो आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जैसा चेहरा दिखता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो तेवर लाती तो थोड़ा सा कुछ फायदा उसका हो सकता था, लेकिन वो भी घर में बैठ गई तो सब दिक्कत हो गया। भारत जोड़ो यात्रा किए थे, क्या हुआ आपके सामने है, क्या हुआ देख लिए ना सामने। मैम, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी देश की सारी पार्टियां एक हो गई थी, तो भी नहीं हारे। पार्टियां नहीं एक हुई थी, जनता तो एक तरफ थी, लेकिन पार्टी के एक तरफ होने से नहीं होता है। अयोध्या हार गए थे, वहां का स्थानीय समस्या होगा कुछ, उसके कारण हारे। अरविंद केजरीवाल में जिस जोश के साथ आए और जनता में जो विश्वास जगा कर लाए, उनके विश्वास पर खड़े नहीं उतरे, जनता ने उनको अपना धरती पकड़ा दिया। दिल्ली में कुछ काम किए? कहाँ किए, क्या क्या कह रहे थे, जमुना को ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं किए। स्कूल और अस्पतालों में कहे फ्री एजुकेशन करा देंगे, तो कुछ स्कूलों में ये किए, उसके बाद सब खत्म। तो आप अगर कोई भी नीति लाते हैं तो उसको थोड़ा लंबा खींचना होता है ना। आप जोश में ले आइएगा, उत्साह में कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, और उसके बाद 4 सीढ़ी जाते जाते सीढ़ी आपका गिर जाएगा, तो क्या करिएगा। तो आप नाम ही मत लीजिए ना कि स्वर्ग में सीढ़ी लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो आप सीढ़ी जहां तक लग सकता है वहीं तक का कल्पना कीजिए और वादा कीजिए जनता से। मैम, अंतिम सवाल है ये, बिहार में आपके राजनीतिक गुरु कौन, या फिर आप किनको अपना नेता मानती हैं कि हमारे नेता हैं, हम इनकी विचारधारा पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं आगे तक? देखिए, एक बिहार में और एक देश में भी पूछेंगे। देश में तो मैंने कहा कि मैं तो राजनीतिक रूप से लॉन्च ही हुई ये सोचकर कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करना है, और इसलिए हम सब दिन एनडीए में ही रहे, एनडीए के नेता वो रहे पूरे देश में, तो इसलिए हम सब दिन, तो मेरे समझिए कि उनके हम फॉलोअर हैं, नरेंद्र मोदी जी। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के ये में, उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी के बाद 7 साल हम रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, बिहार में स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो उनका शराबबंदी था, बताया उनके किस किस चीज़ से हम प्रभावित हुए, तो हम उनके साथ हैं और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे बिल्कुल। और हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी तो
पूरे देश की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में एक नेता नहीं होते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि हम पंचायत अध्यक्ष को भी अपने संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण हम बूथ अध्यक्ष को मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम किसी को सबसे बड़ा नेता नहीं समझते हैं। ये बात अलग है कि पार्टी एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक जिम्मेदारी देती है जिसको भी, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, तो स्वाभाविक सी बात है, अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, तो उनके जो निर्देश होते हैं, उनका जो कहना होता है, उसका पालन हम लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक एक प्रोटोकॉल को, एक एक अनुशासन को हम लोग एक पत्थर की लकीर समझकर और उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। मैंने एक सवाल छूट गया था, ये पटना यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन का मुद्दा था। प्रोफेसर आप जब बनी थी यहाँ मगध महिला कॉलेज में, तो किसी चीज़ का आंदोलन हुआ था क्या जिसका नेतृत्व आप कर रही थी, जिसके बाद आप जेडीयू में गई? नहीं, हम देखिए, नेतृत्व किसी आंदोलन का पटना विश्वविद्यालय में मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ। और ये बात सही है कि बच्चे अगर आते हैं कोई कि मैडम इसमें क्या करना चाहिए, तो एक सलाह ज़रूर दे देते हैं जो सही रहता है, जो बच्चियों के लिए भी सही रहता है, मैंने स्टूडेंट के लिए सही रहता है और जो हमारे विश्वविद्यालय के लिए सही रहता है। मैंने इस विश्वविद्यालय के कैंपस में, कॉलेज हो विश्वविद्यालय हो, कभी भी इसको पॉलिटिकल अखाड़ा अपना नहीं समझा, कभी नहीं। इस कैंपस से बाहर ही हमारी राजनीति रहती है। हम विश्वविद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और स्टूडेंट को हम सजेशन देते हैं, उसको अच्छी बातें ही हम सिर्फ बताते हैं। किसी को भी हमने आज तक अपनी राजनीति से कभी भी नहीं जोड़ा। नहीं मैम, कोई मुद्दा था क्या जिसमें आप सलाहें छात्र को दिए थे? तो नहीं, मुद्दा हम बता रहे हैं, ये जेडीयू में गए उसके बाद आप? नहीं, जेडीयू में उसके कारण हम नहीं गए थे। हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर, एक विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं था, इस कॉलेज का ही था कि ये जो बापू सभागार बनने वाला था, तो चूँकि ये गर्ल्स कॉलेज था, यहाँ पे CTSP का ये हुआ करता था, तो एक आया दिमाग में और उस समय हल्ला हो गया था कि उस सामने वाले गेट को बंद कर दिया जाएगा और पुलिस लाइन की तरफ से खोला जाएगा। तो लड़कियां आंदोलित हुई, वो लोग बोली कि ये कैसे हो जाएगा। तो मेरा ऐसा कुछ उसमें नहीं था कि ठीक है अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं तो हमने उसका सहयोग किया। हाँ बिल्कुल, हमारे कॉलेज की छात्रा हैं, ये मेरा कॉलेज है, हम इसे अपना मंदिर मानते हैं। तो अगर हमारे मंदिर में कोई भी प्रहार करेगा, अगर हमें लगेगा कि इस कदम से इसको घाटा लगेगा, हमारा घर, हमारा मंदिर, तो निश्चित रूप से उसमें हम सहयोग करेंगे। तो बस मैम आप प्रिंसिपल भी बन गई हैं, यहाँ की प्रोफेसर अभी हैं, प्रिंसिपल बन जाएंगे। अब जिस कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो, छात्र को, आज के छात्र और युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है? संदेश तो हम एज ए शिक्षक भी देते ही रहे हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ें देश में चल रही हैं, राज्य में चल रही हैं, सबके प्रति जागरूक रहें। सिर्फ कलम और कॉपी की पढ़ाई से देश नहीं चलता है, और साथ साथ एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कि थोड़ा सा कम दिखता है युवाओं में, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो महसूस करें और अपने माता पिता, अपने शिक्षक सभी को प्रतिष्ठा दें। और इसी से हमारा बिहार गुरु को सब दिन बहुत बड़ा माना और अपने माता पिता को बड़ा माना, और इसलिए बिहार एक संस्कारी राज्य माना जाता है। तो संस्कार तभी आएगा जब बच्चे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेंगे और उसके अनुसार अपने परिवार में रहेंगे और देश के प्रति वो समर्पित रहेंगे। जब तक अपने परिवार के प्रति नहीं समर्पित रहेगा कोई भी बच्चा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तब तक सिर्फ देशभक्ति कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैम आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।